पिछले क्लास में हम लोग ये टॉपिक डिफाइन किए थे, लैटिस इंथैल्पी, और इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स का ज़रूरत था, उसको भी डिफाइन किए थे। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन सब का ज़रूरत पड़ेगा। लैटिस इंथैल्पी एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लैटिस इंथैल्पी कहते किसे हैं? किसी आयोनिक सॉलिड, जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, ये सॉलिड स्टेट में है। इसको अगर इसके कंस्टिट्यूएंट आयन इन गैसेस स्टेट, यानी Na+ इन गैसेस स्टेट और Cl- इन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, या इनके कंस्टिट्यूएंट गैसेस आयन से 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड लैटिस इंथैल्पी। अगर फॉरवर्ड में जा रहे हैं, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड में इंडोथर्मिक हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड में इंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बस इतने ही का फर्क होता है। यहाँ आप ये डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को Na+ और Cl- में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, और वो पूरा एक सर्किल के फॉर्म में होगा, यानी घूमते हुए यहाँ तक पहुँचना है। उसी को हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल एक दो कंपाउंड का यहाँ डिस्कस करते हैं। ध्यान से आप देखोगे, फिर सेकंड वाले में के बाद में फिर आपसे भी बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा समझना होगा। यहाँ बॉर्न-हैबर साइकिल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस इंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये निकालना है। बोर्ड पर देखना, कॉपी नहीं करोगे आप। सोडियम क्लोराइड NaCl एक किस स्टेट में होता है? सॉलिड में, और इसे हमें कन्वर्ट करना है Na+ इन गैसेस फॉर्म एंड Cl- इन गैसेस, और यहाँ जो इंथैल्पी चेंज होगा उसी को लैटिस इंथैल्पी कहा गया है। इट इज कॉल्ड लैटिस इंथैल्पी। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन पहले थोड़ा याद करो। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो बताओ, सोडियम क्लोराइड का कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम का मोनोएटॉमिक होता है इन सॉलिड स्टेट, क्लोरीन डायटोमिक है Cl2, और ये गैसेस स्टेट में पाया जाता है। बैलेंस करेंगे, इनका 1 इनका 1, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। बताओ बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? हाफ 1/2। यहाँ से यहाँ अगर ले जाते आप, यानी कंस्टिट्यूएंट से इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे हम लोग इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसी का ठीक उल्टा जरा सोचो, तो अगर ये इसमें कन्वर्ट करेगा तो इसे क्या कहा जाएगा? -ΔFH। Na और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो जो इंथैल्पी चेंज हुआ वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो वहीं अगर रिवर्स हम लोग बात करें तो बताए थे कि रिवर्स है तो साइन चेंज कर जाएगा, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक में और इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में। अब ये बन गया। अब बिल्कुल एकदम रीजनिंग जैसा सोचोगे, मैथ्स के जैसा सोचोगे कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, इस जगह तक हर एक स्टेप के बारे में डिस्कस करना है। दो कंस्टिट्यूएंट है, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। एक बार में एक ही के बारे में सोचो। पहले सोडियम को लेके चलते हैं। अभी सोडियम सॉलिड है और हमें Na+ किस स्टेट में चाहिए? गैस में। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस सोडियम को गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, Na इन गैसेस स्टेट। ये क्लोरीन जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, यानी हाफ Cl2 इन गैसेस स्टेट। जरा समझो इसके टर्म्स को। सॉलिड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करते हैं तो द फेनोमेनन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो जो यहाँ इंथैल्पी चेंज होगा उन्हें कहा जाएगा इंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ निकल गया। अब फिर इसको देखो, Na गैस तो मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है? इसको Na+ में कन्वर्ट करना है। तो Na गैस को Na+ गैस में कन्वर्ट करना है। तो आप बताइए, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ये हो गया Na+ इन गैसेस फॉर्म, और अभी और क्या है हमारे पास में? हाफ Cl2 इन गैसेस।
तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो इन्हें कहा गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी। Na+ तो मिल गया हमें जो चाहिए। अब हमें और क्या चाहिए? Cl-। अब जरा यहां ध्यान से देखना, Cl2 ये Cl और Cl होता है, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो पिछले क्लास से हम लोग बात किए थे कि अगर बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी देना पड़ता है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जो एनर्जी दे रहे हैं या रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। अगर इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बताओ कितना क्लोरीन बनेगा? 2Cl। तो यहाँ 2Cl और यहाँ जो एनर्जी आप देंगे दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। तो Cl2 को अगर 2Cl में कन्वर्ट करना है तो बॉन्ड इंथैल्पी के बराबर एनर्जी देंगे, लेकिन हमारे पास में Cl2 नहीं है, हमारे पास में क्या है? हाफ Cl2। तो जब Cl2 ब्रेक करता है तो 2Cl बनता है। तो आप बताओ, तो हाफ Cl2 ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा? बस हो गया, क्या बनेगा? Cl बनेगा, क्योंकि एक ही क्लोरीन बनेगा। और Cl2 को 2Cl में कन्वर्ट करने के लिए आप बॉन्ड इंथैल्पी देते हैं, तो हाफ Cl2 को Cl में कन्वर्ट करने के लिए हाफ बॉन्ड इंथैल्पी का वैल्यू होगा। अब अगले स्टेप में फिर इसे क्या करेंगे? अब इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये Na+ इन गैसेस स्टेट तो मिल गया है, अब ये कन्वर्ट कर गया Cl इन गैसेस स्टेट, और यहाँ जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड हाफ बॉन्ड इंथैल्पी। अब फिर देखो ऊपर और ऊपर, सोडियम सोडियम तो मिल गया है, Cl को किस में कन्वर्ट करना है? Cl- में। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? गेन करेगा। तो अब यहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब याद कीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron is called ionization enthalpy. The amount of energy released when an electron is added in outermost orbit of isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy. तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इस वक्त में जो इंथैल्पी चेंज होगा उन्हें कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब देखो ये इसमें कन्वर्ट कर गया, तो ये लैटिस इंथैल्पी डायरेक्टली नहीं निकल रहा था, तो इस लैटिस इंथैल्पी को निकालने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से ये सारा प्रोसेस अप्लाई किया, और इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आया? लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी किसका? लैटिस इंथैल्पी सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। ये वैल्यू किन के बराबर हो गया? -ΔFH प्लस इंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस हाफ बॉन्ड इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये इतने के बराबर में ही आएगा। तो अगर इनका न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ रहे तो फिर लैटिस इंथैल्पी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लेवल में टफ नहीं अगर बनाया जाए तो क्वेश्चन में यही करना होता है कि राइट डाउन द बॉन्ड हैबर साइकिल। ये बॉन्ड हैबर साइकिल आप देखोगे तो कुछ एक साइड बुक में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास में इंथैल्पी का कंसेप्ट ही नहीं है। इंथैल्पी का कंसेप्ट डेवलप करता है थर्मोडायनामिक्स में, और जब थर्मोडायनामिक्स में इंथैल्पी का कंसेप्ट डेवलप किया है तो अब यहाँ पर समझ में आएगा आपको कि ये किस तरीके से किया गया है। इसलिए हम वहाँ केमिकल बॉन्डिंग में नहीं बताए, हम बॉन्ड हैबर साइकिल को यहाँ बताए हैं। इसको कॉपी कीजिए, फिर एक और बताते हैं। यहाँ इस बार बॉन्ड हैबर साइकिल निकालना है हम लोगों को, डिटरमिनेट्स लैटिस एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब ये सेकंड एग्जाम्पल है, लेकिन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टर्म्स लिखेंगे तो आपको लगेगा कि अब इसके बाद में ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। ध्यान से समझना आप। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इन सॉलिड स्टेट, इसे कन्वर्ट करना है इसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन में Mg2 प्लस 2Cl माइनस इन गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। आप बताओ, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे तो कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है? मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और क्लोरीन गैस है Cl2 गैस।
देख लो कि बैलेंस है या नहीं है। मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2। यहाँ जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे हम लोग कहेंगे डेल्टा FH। तो आप इसमें अगर कन्वर्ट करते हैं तो बताओ क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल्टा FH। ठीक है, अब एक एक करके यहां तक पहुंचना है। यहां मैग्नीशियम आयन किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में। ये सॉलिड है वहां तक, तो सबसे पहले इसके फिजिकल स्टेट को चेंज कर देते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड है, इसे मैग्नीशियम इन गैसियस स्टेट कर देते हैं और Cl2 इन गैसियस स्टेट। बताओ यहां क्या लिखा जाएगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि सॉलिड को आपने गैस में कन्वर्ट किया है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इस जगह पर जल्दीबाजी में स्टूडेंट मिस्टेक करता है। यहां पर Mg को हमें कन्वर्ट करना है किस में, Mg2+ में, Mg2+ इन गैसेस फॉर्म। और अभी Cl2 गैस है, इसको Cl2 के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं। बताओ यहाँ Mg को Mg2+ में कन्वर्ट करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना होगा, 2। तो यहां से हमें रिमूव करना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो आप देते हैं वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जल्दीबाजी में आप क्या कर दोगे, 2 इंटू आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और वो गलत हो जाएगा। हमने बताया कि पहला इलेक्ट्रॉन जो आप निकालते हैं तो वो कटायन में कन्वर्ट किया, उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब उस कटायन से फिर आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उनका वैल्यू ज़्यादा होता है। यानी अगर कोई एलिमेंट X है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले ये कन्वर्ट करेगा किस में, X+ में, और फिर यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब ये कन्वर्ट करेगा X2+ में। इस जगह पर जो एनर्जी निकला उसे कहा गया फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और यहां जो निकलेगा उसे कहा जाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। 2 से तो तब मल्टीप्लाई कर देते जब दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन कटायन से जब इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं तब आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एटम के रिस्पेक्ट में कटायन का साइज छोटा होता है, और जब कटायन का साइज छोटा है, जैसे याद करो ना हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़े थे, सोडियम है, इनका कन्फिग्रेशन है 281। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, अब ये कन्वर्ट कर गया Na+ में, अब कन्फिग्रेशन कितना हो गया, 28। अब बताओ तो जितना एनर्जी हमें 281 से देना पड़ा उतना ही इसमें से देना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ये क्या बन गया, इनर्ट गैस, इनर्ट बिहेवियर ये शो करेगा 28। यहाँ थर्ड ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, और यहाँ कहाँ से निकालना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्बिट से। यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कहीं ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसमें कन्वर्ट किए तो यहाँ पर लिखा जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। Mg2+ में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद में Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो अब ये कन्वर्ट कर जाएगा Mg2+ इन गैसियस फॉर्म, इनके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2Cl इन गैसियस फॉर्म, और यहां जो एनर्जी आप देंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी। पिछले वाले में क्या आया था, हाफ बॉन्ड इंथैल्पी। क्यों, क्योंकि ये हाफ मोल था, और यहां पर आप Cl2 को ब्रेक कर रहे हैं, तो Cl2 कहने का मतलब Cl और Cl, तो जैसे ही इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे ये बॉन्ड टूटेगा, और अब ये कितने क्लोरीन का फॉर्मेशन करेगा, 2। अब यहां भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और यहां भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, दोनों एटम में। तब इस जगह पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और सेकंड गेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं कहा जाएगा, अब इस जगह पर 2 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहा जाएगा। यानी अब यहां से ये इसमें कन्वर्ट किया, और यहां लिखा जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फिर से सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। जैसे अगर X है, इसी को कन्वर्ट करना है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये कन्वर्ट किया X- में। फिर अगर आप यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अब ये कन्वर्ट कर जाएगा X2-। तो यहाँ जो एनर्जी देंगे आप तो उसे कहा जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी,
और यहाँ जो देंगे आप वो कहा जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर आप x को x माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनका नंबर अगर 2 है और इनका नंबर भी 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखना होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कितना डाल रहे हैं 1, इसका नंबर 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। अब इस जगह पर समझो 2Cl है और इस 2Cl को किस में कन्वर्ट करना है 2Cl माइनस में, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें या 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, Cl एटम है ये कन्वर्ट करा है Cl माइनस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें या 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें। Cl को देखो कितनी बार क्वेश्चन एक ही पूछ रहे हैं, Cl को Cl माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। वहीं अगर इस जगह पर 2 डाल दिए और यहां पर भी 2 डाल दिए, तो एक एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, यहां 2 एटम है इसलिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इस जगह पर ये वैल्यू लिखा गया 2 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब फाइनली जो वैल्यू आएगा वो सबको ऐड कर देंगे तो निकलेगा, यानी यहां ये वैल्यू आएगा लैटिस एंथैल्पी, किनका लैटिस एंथैल्पी मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये कितने के बराबर माइनस एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस बॉन्ड एंथैल्पी प्लस 2 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इतने के बराबर में। नोट करो CaO कैल्शियम ऑक्साइड इन थर्ड स्टेट, इसे कन्वर्ट करना है Ca2 प्लस इन गैसेस स्टेट प्लस O2 माइनस इन गैसेस स्टेट। कैल्शियम ऑक्साइड का कंस्टिट्यूएंट है कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। कैल्शियम मोनोएटॉमिक है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, ये गैसेस स्टेट में पाया जाता है, इससे इसे कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन पहले देख लो, बैलेंस करना होगा कैल्शियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, बताओ क्या करेंगे हाफ 1/2, तो ये वैल्यू हो गया इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, तो यहाँ निकालेंगे तो इसकी तरफ में बढ़ेंगे तो माइनस डेल्टा FH। अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है तो पहले कैल्शियम के लिए करेंगे, यहाँ तक तो सबका सही होना चाहिए था, यहाँ इस कैल्शियम को गैस में कन्वर्ट कर दिए और ऑक्सीजन हाफ O2 इन गैसेस फॉर्म में है, कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम गैस में कन्वर्ट किया, यहाँ जो इंथैल्पी चेंज करेगा दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब इस कैल्शियम गैसेस स्टेट को Ca2 प्लस इन गैसेस स्टेट प्लस हाफ O2 इन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है। बताओ यहाँ से यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है 2, एक ही एटम से, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे वो कहा जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और दोबारा जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ से आप रिमूव तो किए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक ही एटम से रिमूव कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये कैल्शियम में कन्वर्ट कर गया, अब ये हाफ O2, फिर इसको याद करो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड डबल बॉन्ड का भी बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू उसी अनुसार से, जैसे यहाँ देखो ये टेबल आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, यहाँ दिया हुआ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है, ये बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू कितना है 498, तो ये 498 का मतलब सिंगल बॉन्ड तोड़ना नहीं, 498 कहने का मतलब इस पूरे दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और इसको कन्वर्ट करना है किस में ऑक्सीजन में, O और O में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, इस जगह पर इसे ब्रेक करेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन एटम में ब्रेक करेगा और यहाँ जो एनर्जी देंगे उन्हें कहा जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी।
तो जरा सोच करके बताना, O2 को जब ब्रेक कर रहे हैं तो 2O में कन्वर्ट कर रहा है, और हमें क्या ब्रेक करना है, हाफ O2। ये तो वैसे ही रह जाएगा, यानी ये यहां लिखा जाएगा Ca2+ इन गैसेस स्टेट। बताओ यहां क्या लिखें, हाफ O2 है, जब इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, O इन गैसेस स्टेट। और यहां जो एनर्जी दोगे वो किसके बराबर, हाफ बॉन्ड इंथैल्पी। जैसे सोडियम क्लोराइड वाले केस में आया था, यहाँ जो हम लोग फर्स्ट में देखे थे, यहाँ पर भी देखो हाफ Cl2 था, इसे किस में कन्वर्ट करना, Cl में, तो हाफ बॉन्ड इंथैल्पी। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ हाफ O2 है, हाफ O2 है, इसे कन्वर्ट किए O में, तो हाफ बॉन्ड इंथैल्पी। अब फिर इसे कन्वर्ट करना है इसमें, यहाँ देखो O है और ये कन्वर्ट किया O2- में। एक ही ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। इसके पहले वाले में ये भी Cl ही था और ये भी Cl था, तो अगर एटम को देखा जाए तो ये क्लोरीन एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और इनका नंबर 2 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। लेकिन इस वाले केस में एक ही ऑक्सीजन एटम है लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस जगह पर आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन दोनों को देंगे तब ये इनके बराबर में आएगा। अब जब इनका लैटिस इंथैल्पी वैल्यू लिखोगे तो इन सब के सम के बराबर में आएगा। ये लैटिस इंथैल्पी, किनका लैटिस इंथैल्पी, कैल्शियम ऑक्साइड का। देखो किसके बराबर, इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन प्लस इंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस हाफ बॉन्ड इंथैल्पी प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इन सब के सम के बराबर में ये आएगा लैटिस इंथैल्पी कैल्शियम ऑक्साइड का। तो अब हमें लगता है कि अगर ध्यान दे रहे होगे तो अब बन जाएगा आपसे। जो कंसेप्ट था, जहां कंफ्यूजन था, जो बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी और 2 इंटू आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसमें स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज करता है। और उसी के ऊपर बार बार हम फोकस कर रहे थे कि अगर कोई x है और यहाँ इसमें से आप x2+ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी और सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहा जाएगा। लेकिन अगर 2x है और इसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं 2x+ में तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू आयोनाइजेशन। इस जगह पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जबकि यहाँ पर यही वैल्यू रहे। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ में आ गए, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बुक में ये बीच बीच में था, जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ रहा था वहाँ पर। थर्मोडायनामिक्स आपको फिजिक्स में ही पढ़ना है। फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वहाँ पर भी वही है। जीरोथ लॉ फर्स्ट के पहले जो आ गया उसको कहा गया। और यहाँ केमिस्ट्री में हम लोग एक और पढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले बता देते हैं फिर लिखवा देंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि अगर दो बॉडी जिनका टेम्परेचर अलग अलग है एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में, मान लें कि ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग। सपोज मान लें कि इनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इनका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ कि ये दोनों का टेम्परेचर अलग है, दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में है, कुछ देर के बाद में आकर के टेम्परेचर मेजर करेंगे तो टेम्परेचर यही रहेगा या चेंज कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? हॉट बॉडी से हीट एनर्जी का ट्रांसफर किसकी तरफ में होगा? कोल्ड बॉडी की तरफ। और ये हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। इफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स having different temperature are in physical contact, then the transfer of heat energy take place from hot body to cold body। और कब तक ये ट्रांसफर होगा? तब तक इनका टेम्परेचर सेम नहीं। क्लियर है? ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद में है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अंडर 10th क्लास में भी था।
आप पढ़ें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। क्या पंकज कुमार ठीक है आप? 212 यहां ध्यान दीजिए, तबीयत खराब हो जाएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, और ये बताता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। जैसे सोलर एनर्जी, अर्थ पर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो वही है। अब वो सोलर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। आपके घर तक वायर से आई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फैन में कर दिए तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, बल्ब या ट्यूब से उसको कनेक्ट कर दिए तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। तो फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगर टोटल को जोड़ा जाए तो उनका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है। इसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके अनुसार से पूरे यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है, यूनिवर्स का एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि जब पूरे यूनिवर्स के एनर्जी को आप कांस्टेंट कर दिए तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? निगेटिव। दो फैक्टर पड़े थे, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहता है तो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव। ये दोनों फेवरेबल कंडीशन है। अगर डेल्टा एच निगेटिव है यानी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और इंट्रोपी बढ़ भी रहा है, तो चाहे टेम्परेचर लो हो या हाई हो, एट ऑल टेम्परेचर प्रोसेस वुड बी स्पॉन्टेनियस। वही उल्टा हो जाए, अगर ये इंडोथर्मिक है और ये आपका इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, तो कोई भी कंडीशन हो प्रोसेस हमेशा क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि ये डेल्टा एच का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि जीरो है। तब कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा? जब ये जीरो है, तब उस कंडीशन में डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए डेल्टा एस का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो देखो, तो इसको जब प्लस करोगे तभी तो ये प्लस माइनस जो है माइनस में आएगा, लेकिन अगर ये माइनस हो गया तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फाइनली क्या है? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है विथ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, यानी पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वो अभी भी बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, फैलता जा रहा है, यानी कि उसका जो आपका एरिया है वो फिक्स नहीं है, वो एक्सपेंशन में है, क्योंकि तभी वो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस हो सकता है। एक लास्ट जो केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में नहीं है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर को कहा जाता है। जीरो केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ये इतना कम टेम्परेचर है जिस पे किसी भी सिस्टम का इंट्रोपी वैल्यू जीरो होता है, उसका मॉलिक्यूलर मूवमेंट फ्रीज कर जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स भी मूव नहीं कर पाते हैं। वो आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। ये जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। ये इतना था इस चैप्टर में पढ़ना। अब इसके बाद में अगले क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। Thanks for watching this video.